देखिए, हम एविडेंस पढ़ रहे थे और एविडेंस एक्ट में हम देख रहे थे किस चीज को कि भाई सेक्शन 5 में एक बात कही गई। ठीक है, बीएसए से हम बाद में कंपेयर करेंगे, है ना। पहले एक बार एविडेंस का वो देख लें, फिर जब पढ़ेंगे तब बीएसए पढ़ेंगे और बीएसए को एविडेंस के साथ कंपेयर कर देंगे, है ना। अब देखिए, सेक्शन 5 पे हम गए तो 5 ये कह रहा है कि किसका साक्ष्य दिया जाएगा, विवादक तथ्यों का या सुसंगत तथ्यों का। विवादक तथ्यों का साक्ष्य कहाँ दिया जाता है, सीआरपीसी और सीआरपीसी। ठीक है, जैसे अपन ने इशू से पहले देखा, है ना, किसी प्रकार चार्ज लगने से पहले चार्ज आर्गुमेंट हुआ, है ना, तो वहां पे दिया जाता है। फिर उसके सर बाद में आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है, नहीं आ रही सर। अब आ रही है, आ रही है सर सर। आ रही है, आवाज आ रही है। आ रही है सर आवाज। है ना। सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जाता है ना। अब ये सुसंगत तथ्य कहाँ थे, 55। तो हमने 6 से लेकर 16 के बीच में देखा था कार्य और कारण, एक्ट और reason। अब देखेंगे हम स्टेटमेंट, कथन। और कथन में सबसे पहला कथन है स्वीकृति, स्वीकृति या संस्वीकृति, फर्स्ट स्टेटमेंट। अब स्वीकृति क्या होती है, स्वीकृति को इन्होंने डिफाइन किया सेक्शन 17। इन्होंने कहा कि स्वीकृति स्टेटमेंट है, वो ओरल भी हो सकता है, रिटर्न में भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है। किसी भी रूप में स्वीकृति हो सकती है, तीनों फॉर्म में। रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है और उसमें भी हो सकता है। तीनों फोरम में क्या की जा सकती है, स्वीकृति की जा सकती है। आगे बात। और ये स्वीकृति जो स्टेटमेंट है, कथन है, वो किसके बारे में, या तो विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के बारे में क्या करता है, अनुमान इंगित करता है, कोई इंडिकेशन देता है। नहीं, अब जैसे मान लीजिए कि मैंने अनवर से ये कहा कि अनवर, मेरे प्रीति 10,000 रुपये मांगती है, या मैंने ये कहा कि यार मेरे को प्रीति को पैसे देने हैं, प्रीति मेरे पैसे मांगती है। अभी मैंने ये नहीं कहा कि कितने रुपए मांगती है, लेकिन मेरी एडमिट क्या कर रही है, यह अनुमान कर रही है कि पैसे मांगते। अगर क्रिमिनल सर होता है, आवाज ही नहीं आ रही है। आपको नहीं आ रही, बाकी सबको नहीं आ रही। सर आ रही है, बिल्कुल आवाज भी आ नहीं रही आ रही है। सर आपकी वॉइस। बाकियों को आ रही है। मंडा जी दोबारा कनेक्ट कर लीजिए आप, है ना। तो कहाँ थे हम, लेकिन क्रिमिनल में या तो अपराध को स्वीकार करो या उन तथ्यों को जिससे अनुपराध का क्या होता है, गठन होता है। अनुमान वाला काम नहीं, अनुमान वाला काम स्टीफन की जो डेफिनेशन थी उसमें यही था कि वो कथन जो किसी अपराध के बारे में अनुमान इंगित करते हैं। पकाला नारायण स्वामी ने कहा कि नहीं, यहां पर तो फिर कोई से भी स्टेटमेंट को कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर हो गया, वो संस्वीकृति कह करके किसी को भी टांग दे कि साहब मेरे को इसके कथनों से ये अनुमान इंगित हुआ कि अपराध इसने किया है।
इसलिए मैं इसको सजा दे रहा हूं। फिर उसकी आप अपील करो, कुछ भी करो, लेकिन एक बार तो सजा टिक गई ना। अगर कोर्ट ने नोटिस भी शो कर, सब मेरे को तो ऐसे लगा इसलिए मैंने डिसीजन दे दी, आपको नहीं लग रहा तो बरी कर दो। वहां कंफर्मेशन होना जरूरी है। यहां केवल उसके बारे में कुछ भी इंडिकेशन हो रहा है, वही चीज क्या है, स्वीकृति मानी गई है, क्या एडमिशन। और फिर 17 में ये कह रहा है कि स्वीकृति केवल 18 से लेकर 20 में दिए गए व्यक्ति द्वारा और परिस्थितियों में की जा सकती है। ठीक, तो वो कौन से व्यक्ति हैं और कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें स्टेटमेंट एडमिशन हो सकता है, एडमिशन का स्टेटमेंट हो सकता है। नहीं, तो कौन सा क्वेश्चन, तो सेक्शन 18 में यह दिया गया कि सबसे पहले जिसका केस है वो तो आएगा, इसकी तो कोई परिस्थिति नहीं है ना। लेकिन परिस्थिति चेंज हो गई, वो नहीं आ सकता, तो अपनी जगह किसको भेज देगा, एजेंट या अभिकर्ता। दूसरा आदमी कौन कर सकता है, एजेंट या अभिकर्ता। अब देखो एक चीज समझो ना, ऑर्डर 1 रूल 8, सॉरी ऑर्डर 1 रूल 8 में रिप्रेजेंटेटिव सूट दिया। रिप्रेजेंटेटिव सूट में दो बात, जैसे मान लीजिए कि हमारे मोहल्ले में आपने चक्की खोली, रिया ने चक्की खोली, और एक है कि मैं तो पहले चक्की चलाऊंगी, किसकी तरफ, एक पिक्चर आई थी 12वीं पास, तभी जाकर के सिलेक्शन होगा। नहीं, उसका भी तभी हुआ था, मैं भी तभी होगा। नहीं, अरे बस हटाएं। स्पीकर बंद कीजिए, मनराज जी स्पीकर बंद कीजिए, है ना। मैं तो तभी, ठीक है भाई, अभी चक्की चला रहे रात को, सब दुखी, पूरा मोहल्ला दुखी। ये न्यूसेंस का केस है। तो रिया के अगेंस्ट न्यूसेंस में मैं भी गया, पड़ोसी भी गया, वो पड़ोसी भी गया, सारे पड़ोसी गए कोर्ट में। कोर्ट ने ये कहा कि भाई एक बात बताओ, पूरा मोहल्ला ही दुखी है, तो कहा ठीक है, तो कहा एक आधे को भेज दो, सारे क्यों आ रहे, है ना। तो यहाँ कोर्ट ने उनसे कहा कि आप एक रहवा दो, रिप्रेजेंटेटिव सूट ले। तो क्या रिप्रेजेंटेटिव, फिर आपने कहा कि सब मोहल्ले में आधा मोहल्ला ही आया है, आधे मोहल्ले वाले तो थोड़े आगे है, उन तक आवाज नहीं जाती, वो नहीं आए। तो कोर्ट एक काम करता है ऐसी कंडीशन में, ये कहता है कि आप एक पब्लिक नोटिस इशू कर दो। अगर जितने भी पक्षकार हैं अगर आइडेंटिफाई हो रहे हैं उस न्यूसेंस से या उस इश्यू से, तो आप उनको पर्सनली इंफॉर्मेशन दे दो, या फिर पब्लिक नोटिस दे दो कि भाई जो मैं ये केस कर रहा हूं और जिस किसी को दिक्कत है वो आए और ज्वाइन कर। और कोई ऑब्जेक्शन करता है कि नहीं, चक्की तो अड़े ही चालेगी, होते हैं मोहल्ले में, नहीं ये चक्की तो अड़े ही चालेगी। तो ऐसा पक्षकार जो रिप्रेजेंटेटिव सूट में पार्टी नहीं बनना चाहता, उसको आप क्या बनाओगे, प्रतिवादी बनाते हैं। और जो पक्षकार बनना चाहता है उसको पक्षकार बनाते हैं, बाकी फिर वो प्रोसीजर स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन उसी मामले में जो रिप्रेजेंटेटिव सूट में जो आदमी क्या कर रहा है, एडमिशन करना चाहता है किसी बात को, तो वो डायरेक्टली एडमिशन क्या करना होगा, वही पब्लिक नोटिस इशू देगा, भाई मैं इस बात का एडमिशन कर रहा हूं, आपको किसी को आपत्ति हो तो बता दो। और फिर सब लोग सहमत हो गए,
कर दे। फिर उसमें दे रखा है ना, जब तीसरा क्लोज आप पढ़ते हो कि रिप्रेजेंटेटिव सूट का प्रतिनिधि जब उसे वो हैसियत प्राप्त, तो ये सारे मिलकर के उसे माला पहनाते हैं। इसको बोलते हैं क्या? हैसियत प्रदान। डायरेक्टली वो कन्फेस नहीं कर सकते, वो एडमिशन नहीं कर सकते। तो समझ में आ गई? तो तीसरा हो गया प्रतिनिधिक वाद का प्रतिनिधिकवाद का कब? जब उसे वो हैसियत प्राप्त। इसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा? नोटिस देना पड़ेगा और सबसे माड़ा पहननी पड़ेगी, तब वो कोर्ट में आएगा माड़ा पहन के। तीसरी। फिर चौथी सिचुएशन, जैसे मान लीजिए परिवार का कोई मामला है, ज्वाइंट फैमिली का। ज्वाइंट फैमिली का कर्ता उसका क्या है? पार्टी है। वादी भी हो सकता है, प्रतिवादी भी हो सकता है। लेकिन अन्य परिवार के सदस्य भी उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड पर्सन है कि नहीं है? पक्षकार तो नहीं है वो, लेकिन उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड पर्सन है कि नहीं है? तो वो इंटरेस्टेड पर्सन यानी विवादित संपत्ति में हितबद्ध व्यक्ति पार्टी है, तब तो वो पहले में आ गया। कहां पे? यहां पर आ गया। लेकिन वो इंटरेस्टेड पर्सन है, लेकिन पार्टी, वो तो आकर के कह सकता है हमारा दादाजी फोकट में लग रहा है, वो क्या पहले बेच दिया जा? नहीं, हमारी बुआ को ब्याह कर ऐसे जाना प्रॉपर्टी को, और वो कहे कुछ नहीं है, 100 एकड़ की लड़ाई चल रही है। होता है कि नहीं होता? समझ गए? तो यहां पर ये कर सकता है कौन? संपत्ति में इंटरेस्टेड पर्सन, हितबद्ध व्यक्ति। लेकिन वो पक्षकार नहीं है। पक्षकार है तो वो पहले कर लिया। विवादित संपत्ति में इंटरेस्टेड पर्सन, हितबद्ध व्यक्ति। पांचवी कंडीशन ये है कि मान लीजिए अनवर का कोई मकान है, मैंने अनवर से खरीद लिया। नहीं, 2 दिन बाद में मैंने काम शुरू किया, थर्ड पर्सन आता है और आकर के ये कहता है कि सब कहाँ पे, ये तो मेरा मकान है। तो मैंने कहा मैंने अनवर से खरीदा है। मैंने कहा नहीं, मैंने अनवर से खरीदा है। तो कहा, ठीक है, अनवर से ही पूछ लो। तो जिस व्यक्ति से क्या हुआ है, राइट ट्रांसफर हुआ है, अंतरण, उस व्यक्ति की कथन। भाई विवाद तो किन के बीच में? मेरे और उस व्यक्ति के बीच में। और ये इंटरेस्ट आया कहां से? अनवर से। तो अनवर से पूछ लो कि कहा। आगे बात समझ में? तो 5 व्यक्ति क्या कर सकते हैं सेक्शन 18 में स्वीकृति कर सकते हैं। और ये 5 व्यक्ति, परिस्थितियां भी समझ में आ गई, या तो पक्षकार के रूप में जब उसके पास हैसियत है तो, या इंटरेस्टेड पर्सन है, या जिससे हित अंतरण हुआ है, वो 5 व्यक्ति कर सकते। छठी पोजीशन आ गई। ठीक। जैसे मान लीजिए कि मैंने अनवर को अपॉइंट किया, मेरे पास कई मकान है, और अनवर को अपॉइंट किया कि भाई अनवर एक काम कर, तू सब मकानों का किराया ले, बदले मैं तेरे को 5,000। अनवर ने मेरे पास मान लीजिए 4 मकान है, ए बी सी और डी। इन चारों मकानों में इसने 3 का तो ले लिया,
और डी से नहीं लिया। तो मैंने अनवर से पूछा तो अनवर ने कोई जवाब नहीं दिया मेरे को। 3 के पैसे रख गया, तनख्वाह ले गया। मैं कहा और चौथे का क्या हुआ? कोई जवाब नहीं दिया। तो मैंने इसके खिलाफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का वाद किया कि भाई मेरे और बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। इसने कहा कि साहब ये उसके पैसे मांगता ही नहीं, इसने साल भर पहले ही एडवांस ले लिया। जब एडवांस ले लिया तो मेरे से किराया कहाँ से वसूल करके लाता? तो मैंने कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। और मैं ये कहता हूँ कि साहब मैंने कोई पैसा लिया ही नहीं और इसको लेकर के आना चाहिए, तो नहीं लाया इसलिए इसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया। अब यहां कौन बताएगा? डी हमारे, अब डी उस 5 में आ रहा है क्या? 5 में आ रहा है क्या? डी वो व्यक्ति है जो बाद के पक्षकारों की स्टेटस को एक्सप्लेन कर रहा है और ये आकर के कहता है कि साहब मैं तो ऑलरेडी किराया दे चुका था, तब तो वाद खारिज कर दिया जाएगा। वो कहता है कि साहब मेरे पास तो ये आया ही नहीं, मैं तो आज तक शक्ल देखी ही नहीं कि ये भी कोई आदमी है। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया। तो ये क्या कर रहा है? इस स्थिति को एक्सप्लेन कर रहा है, इस सिचुएशन को क्या कर रहा है? एक्सप्लेन। समझ में आई? उसके बाद में हम कहा थे? फिर सेक्शन 20 में जब कुछ भी समझ में नहीं आता तो हम किसी आदमी को अपॉइंट कर देते हैं, भाई उससे पूछ लेते। जैसे मान लो मेरी कार है और मैं अनवर को बेचना चाहता हूँ कि ठीक है। अनवर मेरे से पूछता है कि सर बाकी सारा सिस्टम ठीक है ना? तो मैं कहता हूँ कि भाई मैंने तो आज तक सेल्फ मारी है, चलाई है, घर पे खड़ी की है, और मेरे को इंजन उंजन के बारे में ज्यादा पता नहीं है। काम कर, मेरा मिस्त्री आता है, उस मिस्त्री से मैं ठीक करवाता हूँ, उससे पूछ। तो उसके द्वारा किए गए स्टेटमेंट क्या हो गए? 20। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रेफरी, कि अपनी ओर से स्टेटमेंट करने के लिए, एडमिशन करने के लिए हम किसी व्यक्ति को रेफर कर देते हैं कि भाई हमारी तरफ से ये आदमी को। तो इसको बोलते हैं रेफरी। 17 में डेफिनेशन दी हुई है। 18 में 5 व्यक्ति स्टेटमेंट करते हैं, किन परिस्थितियों में करते हैं ये समझ में आ गया। 19 में व्यक्तियों की स्थिति को एक्सप्लेन करना है और 20 में हम स्टेटमेंट करने के लिए, एडमिशन करने के लिए मामले को रेफर करें। समझ गए? उसके बाद में आता है सेक्शन 21। 21 में इन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति ने स्टेटमेंट किया, संस्वीकृति स्वीकृति की है, तो स्वीकृति उसके अगेंस्ट में यूज होगी, न कि उसके पक्ष में। भाई मान लो कि अनवर ने मेरे खिलाफ केस किया कि मैं सर के 20,000 रुपए मांगता हूं, ठीक। और मैंने विनीता से बोला कि भाई मेरे अनवर 20,000 रुपए मांगता है, तो मेरे ये स्टेट स्वीकृति है, अनवर मेरे अगेंस्ट यूज कर सकता है। लेकिन अनवर कहता है कि देखो मैं सर के 20,000 रुपए मांगता हूँ, सर ने आज तक मेरे को कुछ नहीं दिया, कि सर ने मेरे को आज तक कुछ नहीं दिया। तो ये स्टेटमेंट साबित कर सकता है क्या कोर्ट में अपने खुद के? यानी जो स्वीकृति करते हैं उसके अगेंस्ट साबित की जा सकती है, स्वीकृति करने वाला अपने कथनों को साबित, लेकिन 3 परिस्थितियों में कर सकता है। कब कर सकता है? 3 परिस्थितियों में। कहां दे रखी है? 20। 3 परिस्थितियां कौन सी हैं? कि ऐसी परिस्थितियों में स्टेटमेंट किया गया है कि अगर व्यक्ति मर जाता तो सेक्शन 32 में क्या होता? रिलेवेंट होता सुसाइड। किसमें? सेक्शन 32 में, 30।
जैसे समझो कि एक बस जयपुर से दिल्ली गई, तो जयपुर से दिल्ली का एक रूट चार्ट बनता है। भाई शाहपुरा गई, शाहपुरा से कितनी सवारी चढ़ी, कितनी उतरी, कोटपुतली गई, बैरोड गई, फिर उनका एक रूट चार्ट तैयार होता है। ठीक। और ये गाड़ी गई है 25/8/2025 को सुबह 7 बजे यहां से निकली है, और 12 बजे कहां पहुंची है? दिल्ली। अब एक आदमी ये कहता है कि 25/8/25 को इस गाड़ी ने सीकर में एक्सीडेंट किया। तो रूट चार्ट क्या, एक रिटर्न स्टेटमेंट है, किसने तैयार किया है? कंडक्टर ने। तो कल को जब केस होता है तो वो जाकर के उस अपने खुद के स्टेटमेंट को कहां पेश कर रहा है? कोर्ट में, कि साहब ये रूट चार्ट है हमारा, हम इधर इधर गए थे, सीकर तो हम गए नहीं, तो हम जाकर के एक्सीडेंट कहां से करें? ये सेक्शन 21 के फर्स्ट में सूचना है ना, जिसमें दे भी रखा है क्या, एक बाप के कप्तान वाला दे रखा है ना, कि पोत का कप्तान के ऊपर आरोप लगता है कि भाई नेग्लिजेंस से उसने क्या कर दिया, पोत को तोड़ दिया। समझ। फिर उसके बाद में सेक्शन इसका 21 का सेक्शन मन की और शरीर की दशा के बारे में। नहीं, जैसे मान लीजिए कई बार किसी ने आपको कुछ कह दिया, बाद में वो कहते हैं ना यार उसका मूड खराब हो रखा था इसलिए उसने स्टेटमेंट कर दी, बाकी उसका इसका कहने का इंटेंशन नहीं था। मन की और वो दशा साधारण नहीं होनी चाहिए कि रोज ही दिमाग खराब रहता है, रोज ही कहते हैं, तो वो तो, लेकिन वो विशेष परिस्थिति। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 500 का नोट है, आपने मेरे से बोला कि सर ये 500 का नोट असली है नकली है? तो मैंने कहा कि काम करो, मेरा पड़ोसी बैंक में क्लर्क है, वो बता देगा असली है कि नकली। क्योंकि जो बैंक के बाबू होते हैं, आप देखना नोट गिनता रहेगा, नकली आते ही यूं कर देगा। नहीं, जब नया नया नोट चला था तो मेरी चोमू पोस्टिंग थी जब, तो मैं चोमू जा रहा था, तो मैंने गाड़ी में डीजल डलाने के लिए वहां पेट्रोल पंप पे लेके गया, तो मैंने उसको पैसे दिए, तो नए वाले थे, 500-500 के दो नोट दिया, मैं कहा 1000 रुपए का डाल दे। फिर उसने यूं करके देखा, मैं कहा पता चल गया क्या? वो कहा कुछ नहीं सर, ऐसे करने से थोड़ा सा माहौल रहता है, सामने वाले को ये लगता है किसको पता है। तो उसने देखा और उसने कहा कि नहीं नोट सही है। मैंने इसको कहा कि भाई ठीक है चला, ये बैंक गई चलाने के लिए, तो उसने कहा कि नकली नोट है। तो ये साबित कर सकती है कि भाई मेरे को ये विश्वास था, मैंने एक्सपर्ट से पूछा था, मेरी मन की दशा कि मैं उसे सही मानती थी, इसलिए मैंने चला रही हूँ, सद्भावना पूर्वक कार्य किया है, इंटेंशनली मैंने ये कहा। तो मन की दशा को साबित करने के लिए कथन किया जा सकता है। तीसरा, इन्होंने कहा कि स्टेटमेंट के रूप में तो नहीं, लेकिन अन्यथा सुसंगत। जैसे मान लो मैंने अनवर को पीटा, और पीटने के बाद ये भाग रहा है नीचे, ये कहते हुए कि देखो आज सर ने मेरे को पीटा, देखो आज सर ने मेरे को पीटा। वहीं पर ज्योतिष जी वगैरह सब खड़े हुए हैं, वो कह रहे क्या हुआ? वो कहा कुछ नहीं, मेरे को सर ने देखो पीटा और मेरे ये चोटें आ गई, चला गया। अब जब केस करेगा तो ये कहेगा ना कि सब मैं पिटने के बाद में आया था, लोगों से मैंने बोला भी था, ज्योतिष जी से पूछ लो, मैंने तो ज्योतिष जी से भी कहा देखो सर ने मेरे को पीटा। तो वो कथन जो स्वीकृति के रूप में तो नहीं, अन्यथा सुसंगत है। जैसे इसके स्टेटमेंट किसके रूप में सुसंगत है? कंडक्ट के रूप में। भाई ये इसका कंडक्ट क्या बता रहा है कि आज तो सेक्शन 21 में एक जनरल नियम दिया हुआ है कि स्वीकृति जो कर रहा है उसके विरुद्ध साबित की जाएगी। स्वीकृति करने वाला अपने कथन को साबित नहीं कर सकता, केवल 3 परिस्थितियों में साबित कर सकता है।
पहला कि जब कथन ऐसी परिस्थितियों में किया गया है कि कथनकर्ता की मृत्यु हो जाती तो वो स्वीकृति के रूप में। ठीक? दूसरी सिचुएशन कौन सी? मन की और शरीर की दशा। साधारण नहीं होनी चाहिए कि भाई ये तो रोज ही ऐसा ही है ना। तीसरा, स्वीकृति के रूप में तो नहीं, अन्यथा शोषण। जैसे पिटने की बात करते गया ना, वो सारे कथन। ये सेक्शन 21 में, ये मेंस में बहुत पूछा जाता है। जब आप देते हो मेंस तो बहुत फिर ये तो पूछते ही हैं मेंस में। उसके बाद में सेक्शन क्या दे रखा है? 22 में ये दे रखा है कि भाई स्वीकृति के रूप में तो नहीं। क्या स्टेटमेंट क्या है? जब स्टेटमेंट हो गई, स्वीकृति होगी, क्या रिटर्न डॉक्यूमेंट्स की अंतर वस्तु की स्वीकृति की जा सकती है क्या? बेस्ट एविडेंस क्या है? रिटर्न है क्यों? रिटर्न डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं है? भाई बेस्ट एविडेंस क्या है? और रिटर्न को मौखिक से कैसे साबित कर देंगे? तो इन्होंने कहा दो परिस्थिति। एक तो जब रिटर्न डॉक्यूमेंट्स का असली होना प्रश्नगत हो कि साहब ये तो लिखा ही नहीं, मैंने तो ये कहा था, वहां स्वीकृति को साबित किया जा सकता है। और दूसरी कि जब ओरिजिनल खो गया है तो सेकेंडरी एविडेंस। सेकेंडरी एविडेंस का फिफ्थ पॉइंट क्या है? कि ऐसे व्यक्ति का कथन जिसने मूल को देखा या जिन्होंने बनाया वो कह सकता हमारे बीच में ये बात। ठीक है। फिर 22 में दे रखा है कि इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स के अंतर वस्तु के बारे में क्या मौखिक साक्ष्य दिया जा सकता है? तो ध्यान रखना, इसका सेकेंडरी वाला तो कोई काम है ही नहीं, ये तो देते ही सेकेंडरी है। नहीं, बचा कौन सा? जेन्युइन वाला। तो जब उसका जेन्युइन होना या असली होना प्रश्नगत है तो दे सकते। फिर सेक्शन 23, सेक्शन है सिविल मामलों में स्वीकृति। इन्होंने कहा कि अगर सिविल मामलों में कोई स्वीकृति करता है, स्वीकृति करने के बाद में ये कहता है कि किसी को बताएगा नहीं, या उसका आचरण ऐसा है जैसे आपको पकड़ा और कोने में लेके गया, ये बात है, या उसके आचरण से ये शो होता है कि आप स्वीकृति के बारे में किसी को बताओगे नहीं, तो फिर सिविल मामलों में ऐसी स्वीकृति क्या होती है? विसंगत होती है। कि स्वीकृति अगर इस शर्त पर दी गई है कि उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, या ऐसी परिस्थितियों में किया गया है कि उसे डिस्क्लोज नहीं की जाएगी, तो ऐसी स्वीकृति साक्ष्य में ग्राह्य। तो स्वीकृति के बारे में कहां दे रखा है? सेक्शन 17 से लेकर के 23 में दे रखा है। 17 में स्वीकृति को डिफाइन किया गया। 18 में वो 5 व्यक्ति बताए गए हैं जो स्वीकृति के बारे में क्या करते हैं? साक्ष्य। 5 व्यक्तियों में कौन कौन हो गए? एक पक्षकार हो गया, दूसरा अभिकर्ता हो गया, तीसरा रिप्रेजेंटेटिव, सूट का रिप्रेजेंटेटिव, जब हर मामले में नहीं, जब वो एडमिशन करने के लिए प्राधिकृत हो, यानी औरों से जाकर के पहले माड़ा पहन के आएगा और फिर आगे बात समझिए। प्रतिनिधि कौन होता है? जिसको सबने मिलके माड़ा पहना दियो, वो प्रतिनिधि होता है ना। तीसरा, वो व्यक्ति जो मामले की जो सब्जेक्ट मैटर है उसमें तो इंटरेस्टेड पर्सन है, लेकिन पार्टी।
और पांचवा व्यक्ति जिससे हित ट्रांसफर हुआ है वो। 19 में जो व्यक्ति वाद के पक्षकारों की स्थिति को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, स्पष्ट कर रहा है उसकी। और 20 में रेफरी कि हम हमारी ओर से स्टेटमेंट करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को क्या कर देते हैं, रेफर। उसको बोलते हैं। फिर 21 में एक जनरल रूल और 3 एक्सेप्शन कि जो स्वीकृति करेगा, स्वीकृति उसके विरुद्ध साबित की जाएगी, न कि वो अपने कथनों को स्वयं साबित कर सकता। 3 परिस्थितियों को छोड़कर जब स्वीकृति करने वाला ऐसी परिस्थिति में स्वीकृति कर रहा है कि अगर स्वीकृति करने वाला अगर मर गया होता तो 32 में यूज होता, या मन की और शरीर की दशा के बारे में कोई कथन है जो साधारण उस विशेष मामले के संबंध। और तीसरा कि वो स्वीकृति के रूप में तो नहीं, अन्यथा सूचित। 22 में कह रहा है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का जो सब्जेक्ट मैटर है उसके बारे में मौखिक साक्ष्य, मौखिक स्वीकृति नहीं की जा सकती। कब की जा सकती है, जब वा तो असली होना प्रसंगत हो या वो सेकेंड एविडेंस देने का था। और अगर वो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स है तो जब उसका जेन्युइन होना प्रसंगत। और कोई व्यक्ति स्वीकृति कर रहा है लेकिन इस शर्त के साथ कर रहा है कि उसे डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, ऐसी परिस्थितियों में कर रहा है डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, तो फिर उस स्वीकृति क्या होगी, रिलेवेंट नहीं होगी, विसंगत। ये तो आगे किसकी बात, स्वीकृति। फिर आपसे पूछते हैं कि स्वीकृति की एविडेंशियल वैल्यू क्या होती है, तो इसके लिए 31 में दिया गया कि स्वीकृति क्या है, सारभूत साक्ष्य नहीं या कंक्लूसिव प्रूफ नहीं, बल्कि केवल एस्टोपल का काम करता है। एक बार किसी ने कह दिया तो उसे अपनी बात से मुकरने। अब स्वीकृति का ही दूसरा भाई है बेटा। वह स्वीकृति तो क्या है, एक बड़ी बात है। स्वीकृति क्या है, बड़ी बात है। उसमें से एक छोटी बात निकलती है कि अगर स्वीकृति का संबंध अपराध से या उन तथ्यों से है जिससे अपराध का गठन होता है, हर मामले में नहीं, केवल 2 मामलों में। अगर स्वीकृति अपराध के बारे में या उन परिस्थितियों के बारे में की जाती है जिससे अपराध का गठन होता है, उसे हम संस्वीकृति कहते हैं। तो स्वीकृति बड़ी है, संस्वीकृति बड़ी, यानी स्वीकृति एक जाति है और संस्वीकृति उसकी उपजाति है। ठीक है, संस्वीकृति को अपन कल देखेंगे।